नाज़रीन, यारी, मकारी और चालाकी की आदत, हर एक के साथ फड्डा करने की खसलत, दोस्तों को धोखा देने का माजी भारत को खित्ते में तन्हा कर रहा है। एक के बाद एक नाकामी, पैदर पे मुश्किलात और मुसलसल शर्मिंदगी भारत का मुकद्दर बनती जा रही है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी ममालिक जो कल तक भारत की कॉलोनीज समझे जाते थे, भारतीय चालाकियों से तंग आकर एक एक करके चीनी ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं। और भारत की इसी दगाबाजी पॉलिसी की वजह से इसे खित्ते में एक और नुकसान का सामना करना पड़ा। अहम खबर सामने आई है कि अब ईरान भी भारत से राहें जुदा कर रहा है। ईरान ने चाबहार रेलवे लाइन के अहम तरीन मंसूबे से भारत का पत्ता काट दिया और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब चीन ईरान में भारतीय सरमायाकारी करने जा रहा था। भारी सरमायाकारी करने जा रहा था। ईरान के इस फैसले को भारत में इंतहाई तशवीश की नजर से देखा जा रहा है। भारतीय मीडिया ईरान के इस फैसले को ईरान के चीन के साथ बढ़ते ताल्लुकात की नजर से देख रहा है। चाबहार रेलवे लाइन मंसूबे के तहत चाबहार बंदरगाह से जाहेदान तक अफगानिस्तान की सरहद के साथ साथ रेलवे लाइन तामीर की जानी थी। 628 किलोमीटर तवील लाइन पर मुश्तमिल इस मंसूबे से भारत को ईरान के रास्ते अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक रसाई मिलना थी। 2016 में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अफगान सदर अशरफ गनी ने तेहरान में जाकर ईरानी सदर हसन रूहानी के साथ मिलकर इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे। मोदी का ये ख्वाब अब बस इसलिए खटाई में पड़ चुका है क्योंकि भारत 4 साल से इस मंसूबे को लटका रहा था, न मंसूबे पर काम शुरू कर रहा था, न ही फंड्स जारी किए जा रहे थे। इसलिए अब ईरान ने खुद ही रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है। ईरानी हुकाम का कहना है कि अब यह मंसूबा 2022 में मुकम्मल किया जाएगा। ईरानी ताल्लुकात के हवाले से भारत को दोहरी नाकामी का सामना है। भारत को रेलवे लाइन मंसूबे से इस वक्त मक्खी की तरह निकाला गया जब चीन और ईरान के दरमियान 400 अरब डॉलर्स की 25 साल स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मुआहदा तय पाने जा रहा है। नाज़रीन, इसके तहत 25 साल तक ईरान चीन को रियायती निर्खों पर खाम तेल फराहम करेगा। इसके अलावा वो ईरान को सीपैक के साथ भी जोड़ा जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस मुआहदे पर भी बात कर चुके हैं। चीन ईरान मुआहदे से ईरान में भारतीय मफादात जद में आ सकते हैं। चीन की बेहतर पॉलिसीज और पुरखुलूस सरमायाकारी ने इन ममालिक को भी भारत से दूर कर दिया जो कभी भारतीय ब्लॉक का हिस्सा थे। गुज़िश्ता माह चीन की जानिब से बांग्लादेश को शानदार माली पेशकश की गई थी जिसके तहत चीन की तरफ से बांग्लादेश को उसकी 5000 से जायद दरामदी मसनूआत पर टैरिफ से 97% कमी की पेशकश की गई थी, जिसका मतलब है कि चीन में फरोख्त की जाने वाली बांग्लादेश की 97% मसनूआत पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस शानदार ऑफर के बाद भारतीय मीडिया में सफे मातम बिछ गई। भारत सिर्फ बांग्लादेश और ईरान में बढ़ते चीनी रसूख से ही परेशान नहीं है, बल्कि चीन के इशारे पर नेपाल जैसा मुल्क भी भारत को आंखें दिखा रहा है। चीनी आशीर्वाद पर ही नेपाल ने अपने नक्शे में तब्दीली करके कई भारतीय इलाकों को अपने मुल्क में शामिल कर लिया था। भारत की जानिब से नेपाली हुकूमत के इस इकदाम के पीछे चीन के मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया गया था। भारत की बढ़ती हुई तन्हाई में इस वक्त और भी ज्यादा इजाफा हो गया जब नेपाल के बाद भूटान ने भी भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दी। गुज़िश्ता माह भारत के एक और पड़ोसी मुल्क भूटान ने भारतीय खेतों को सैराब करने वाला काला नदी का पानी रोक लिया। भारत का तकरीबन हर पड़ोसी मुल्क भारत से दूर होता जा रहा है और इसकी हालिया वजह भारत सरहदी तनाज़ा ही है। जब 5 मई को लद्दाख की वादी गलवान ने भारतीय फौजियों ने चीनी इलाके में घुसकर सड़क की तामीर शुरू कर दी थी, जिस पर चीनी फौजियों के हाथों भारत को शदीद जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। इस वाक़े के बाद चीन के भरपूर इक़दामात और बेहतर खारजा पॉलिसी ने भारत के हर पड़ोसी को भारत से दूर कर दिया और इन ममालिक की भारत से दूरी की बड़ी वजह चीन की दोस्ताना पॉलिसी से ज्यादा भारत की शरारतों का हाथ रहा है, क्योंकि चीन, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश समेत खित्ते का कोई भी मुल्क भारत से खुश नहीं है और इसी रवैये की वजह से ही ईरान ने भारत के साथ राहें जुदा कर ली हैं। चाबहार जाहेदान रेलवे लाइन मंसूबे से भारत को अलग किए जाने से पाकिस्तान के मफादात पर क्या असर पड़ेगा, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आलमी उमूर के माहिर जनाब मुशर्रफ जैदी साहब। शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा क्या नए डायनामिक्स होंगे खित्ते के? अब चूंकि चीन ईरान के करीब हो गया है, भारत को दूर कर दिया गया है, ये जो एक नई अलाइनमेंट हो रही है बिटवीन एलाइज, क्या असर पड़ेगा इसका? हमें जब भी कोई ऐसी चीज नजर आए जिसमें इत्तेहादी जो है वो नए बन रहे हों या पुराने इत्तेहाद जो है वो टूटते हुए नजर आ रहे हों,
तो हमें ये याद रखना चाहिए कि इत्तेहाद या इत्तेहादी का चुनाव जो है वो आपके जो इंटरेस्ट होते हैं उस उन पर डिपेंड करते हैं। क्या जी। ईरान के इंटरेस्ट इस खित्ते में बदल रहे हैं? क्या चीन के इंटरेस्ट बदल रहे हैं? और इन सारी चीजों को पाकिस्तान किस नजर से देख रहा है और किस नजर से देखना चाहिए? मैं एक बार फिर कहूंगा कि बहुत मोहतात अंदाज से इसको जांचना जरूरी है। ईरान का जो तसलसल के साथ हिंदुस्तान के साथ एक यार 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 दोस्ती जो एक समा चलता आ रहा है, उसको भूलना नहीं जी। चाहिए, बल्कि उसको याद रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं भूलना चाहिए कि कुलभूषण यादव जो है वो कहाँ से पाए गए थे। ये नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह हुँ। से ईरान के कुछ लीडर जो हैं, खास तौर पे जो उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उन्होंने किस तरह के बयानात जी। पाकिस्तान के बारे में दिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि किस हुँ। तरह के लोग ईरान में पाए जाते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेते रहे। इसी तरह जिस तरह से हुँ। अफगानिस्तान में ये सब जब चीजें हुई तो हम भूले नहीं, लेकिन जब दोस्ती का हाथ अफगानिस्तान की तरफ से फैलाया गया तो आप देख रहे होंगे कि तसलसल के साथ अच्छी खबरें आ रही हैं विद रिस्पेक्ट टू हुँ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो ताल्लुक है। कल ही जो है वाघा बॉर्डर पे अफगान ट्रकों को जाने और लादने और अनलोड करने की इजाजत जो है फिर से दी गई है। तो मोहतात रहना जरूरी है। जो अच्छी चीज हो रही है उसका खैर मकदम करना चाहिए, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जो इंटरेस्ट हैं दीगर ममालिक के, वो इतनी तेजी से नहीं बदलते जितनी तेजी से अक्सर पाकिस्तान में खास तौर पे टीवी देखने वालों का और टीवी पर बैठने वालों का मूड जिस तरह बदलता है। बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हमें ऐसा लगता है कि ये रातों-रात हो जाता है, मगर इसके पीछे काफ़ी मुहर्रिकात कारफ़रमा होते हैं। लेकिन मुशर्रफ साहब, इस बदलती सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान कहीं से कोई अपना फ़ायदा हासिल कर सकता है? मतलब आपको लगता है पाकिस्तान कैपिटलाइज़ कर सकता है सिचुएशन को? देखिए, इसको इसको इंटरप्रेट करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि शायद चाबहार की ज़रूरत जो है वो क्यों चीन को पेश आई? क्या गवादर पे जो एग्रीमेंट्स थी और जो गवादर का पोटेंशियल था, जो 2002 से नहीं बल्कि लेट 1980 से इस पर जो है गुफ्तशुनी चल रही है और 2002 के बाद तो इसमें बहुत तेज़ी आ जानी चाहिए थी। 2014-15 के बाद जी। इसमें बहुत तेज़ी आ जानी चाहिए थी। क्या उस तेज़ी से चीज़ें चली हैं? या क्या इस हुकूमत ने आके अपने पहले ही दूसरे महीने में आके ऐसे-ऐसे बयानात दिए जिसकी वजह से आर्मी चीफ को जो है बीजिंग का दौरा करना पड़ा, इमरजेंसी बेसिस पे चीनी हुक्काम को समझाना पड़ा कि रज़ाक दाऊद ने ये बयान जो है फाइनेंशियल टाइम्स को क्यों दिया है, उसके पीछे क्या जो है जी। मुहर्रकात हैं, क्या इंटरेस्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि चीन को अचानक ईरान जो है वो क्यों, कहाँ से मिला, क्या चाहिए उसको और यहां से वो कौन सी चीज नहीं मिल रही थी कि उसको ईरान का रुख करना पड़ा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो सर अब ये खदशा आपने ज़ाहिर किया है ज़ैदी साहब, क्या वाक़ई ही पाकिस्तान ने उस डाउन प्ले किया उस पूरे सी पैक के प्रोजेक्ट को और चाइना नई राहें तलाश कर सकता है, या अभी भी सी पैक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ही रहेगा चाइना के लिए? मेरे ख्याल है दो चीजें याद रखना बड़े जरूरी हैं। पाकिस्तान का जी। जो रोल चीन की नजरों में है वो एक तरह से परमानेंट है, लेकिन वो इसलिए परमानेंट नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बहुत अच्छी खूबी है ऐसी कि वो कहीं और नहीं मिल सकती, बल्कि इसलिए है कि हुँ। पाक चीन के जो इंटरेस्ट हैं वो पाकिस्तान सपोर्ट कर सकता है। और जब तक वो कर सकता है तो ये दोस्ती और ये ताल्लुक जो है बरकरार रहेगा। पाकिस्तानी हुक्काम और पाकिस्तानी अवाम को ये सोचना जरूरी है कि बजाय ये देखने के कि अफगानिस्तान में कौन बैठा है काबुल में और वो हमारे बारे में किस तरह का बयान देता है या वो हमारे बारे में किस तरह की सोच रखता है, उसको उसकी बेसिस पे हम अपने जो पॉलिसीज हैं वो बनाएं। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर चीन से बेहतर और ज्यादा गहरे ताल्लुकात पाकिस्तान के हक में, जो मैं समझता हूं हैं, तो हमें सीपैक में देर भी नहीं करनी चाहिए और नखरा भी नहीं करना चाहिए। अगर हम ये समझते हैं कि हुँ। इसके साथ साथ हमारे बड़े अहम इंटरेस्ट हैं अमेरिका के साथ, हमारे बड़े अहम इंटरेस्ट हैं ईरान के साथ और साथ साथ हमारे बड़े अहम इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान के साथ, तो हमें उनको भी उसी तेजी जी। से परसू करना चाहिए। लेकिन कभी भी ये फैसला कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इसकी बेसिस पे कि दूसरे क्या कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान हुँ। के बेहतरीन और अहम जो उसके इंटरेस्ट हैं उसकी खिलाफ वर्जी होगी।
बहुत 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 खूब बात की आपने ज़ैदी साहब। सर, भारत का जो मौजूदा इस वक्त कंडीशन है, चाबहार में उसको लिमिट कर दिया गया, चाइना के साथ एक उसका बॉर्डर स्क्रिमिश चल रही है बहुत ज़्यादा, बांग्लादेश से भी ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे हैं, नेपाल जो कि कह लें कि बगल बच्चा हुआ करता था उसने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। इसके साथ साथ श्रीलंका के साथ तो पहले ताल्लुकात कभी कितने खुशगवार नहीं थे, कितने आइडियल नहीं थे। तो भारत की जो खित्ते में अपने हमसायों से तन्हाई है, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये खित्ते में तन्हाई जो है, ये हमारा नज़रिया है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का, और ये बिल्कुल दुरुस्त भी है। हमें तो, पाकिस्तानियों को तो सबसे बेहतर पता है कि हिंदुस्तान का जो रवैया है अपने नेबर्स के लिए, वो क्या रहा है और उसकी असलियत क्या है। लेकिन हमें ये भी गौर करना चाहिए कि बावजूद इस बदमाशी के, जो बदमाशी उसने बर्पा की हुई है, कल सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है उसका वादा किया, एक लंबी फोन कॉल, बल्कि जूम कॉल की नरेंद्र मोदी के साथ। और इसी तरह से जितनी भी बड़ी टेक फर्म्स हैं, देखिए आने वाला दौर जो है उसमें फौजें और जंगें जो है वो कम, जो जंग होगी वो फौजों के दरमियान या जहाजों के दरमियान या टैंकों के दरमियान कम होगी, और जो टेक्नोलॉजी है उसकी एक्विजिशन और उसकी डिप्लॉयमेंट पर ज्यादा होगी। आपने नोट किया कि चीन के साथ जब उसका तसादुम हुआ तो उसके बाद फौरन हिंदुस्तान ने टिकटॉक बैन कर दिया। आज की खबरें, जो सबसे रीसेंट खबरें हैं, वो ये कि हुआवे को जो है बरतानिया से बैन किया जा रहा है। ये अब आने वाले दिनों में, बजाय इसके कि हम सोचें कि कहां से टैंक इधर से उधर जाएगा और कौन सा जहाज कहां से जो है हमलावर हो सकता है, हमें ज्यादा जोर इस पे देना है कि क्या हमारे नौजवान जो हैं वो इस टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए तैयार हैं। और टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर से मुराद ट्विटर पे बैठ के गालियां देना नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि बड़ी एक गलती जो है वो ये समझी जाती है पाकिस्तान में कि अगर हम बहुत सारे नौजवानों को ट्विटर पे बिठा के लोगों को गालियां दिलवाएं तो उससे पाकिस्तान ज्यादा मुनज़्ज़म और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा सर, आखिर में ट्रोल आर्मी, आई वाज कॉइनिंग अ टर्म कि ट्रोल आर्मी क्रिएट की जाती है और फिर उस पर रिलाई किया जाता है कि कौन किसको ज्यादा गालियां दे रहा है। एब्सोल्युटली राइट सर। हमें ये डेफिनेटली देखना होगा, और ये हमारे लिए बड़ी कंसर्न की बात है ज़ैदी साहब, कि गूगल $10 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो हिंदुस्तान की अपनी IT एक्सपोर्ट्स हैं वो $150 बिलियन से ज़्यादा हैं। तो सर, आपको लगता है कि हम अच्छे पार्टनर्स के, चाइना हमारा एक अच्छा पार्टनर है, हम उस तरह से ट्रेड में कैपिटलाइज नहीं कर पाए उसको जिस तरह से आज भी इंडिया कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। चाइना का कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट सिवाय दराज.pk के जिसमें उसने किया था, कोई भी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट की बिना पर जो है देख रहा हो, वो उस पैमाने पे नहीं है जिस तरह से हिंदुस्तान में बहुत सारी स्टार्टअप्स में चीनी इन्वेस्टमेंट है। ना तो हमारा चीनी टेक सेक्टर के साथ उस तरह का ताल्लुक है जो यहाँ का टेक सेक्टर है, और ना ही हम वेस्टर्न टेक इनोवेटर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट को उस तरह अट्रैक्ट कर पाए हैं जिस तरह इंडियंस कर पाए। तो मेरा ख्याल है दोनों तरफ से एक हमारे यहाँ कमजोरी है। उसका एतराफ करना जो है वो कोई जुर्म नहीं होना चाहिए, और उसका मकसद जो है अपने ऊपर मतलब तनकीद करना नहीं है, बल्कि बेहतरी है। तो अगर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे यहाँ ये कमजोरी है, तो फिर इस पे काम और इस पे मेहनत करना जो है वो हमारे ऊपर फिर जो है लाजिम हो जाए। इस पे मेहनत हमें करना होगी। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ पर एक वक्फा लेंगे नाज़रीन। बिलावल भुट्टो साहब ने एक इल्जाम लगाया मीडिया पे और कहा कि मीडिया इस पर शो करके दिखाए तो मानूं। तो नाज़रीन, वक्फे के बाद मीडिया, खासतौर पर प्रोग्राम आवाज, इसी पे शो करेगा। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चंद सवालात उठाए हैं। इन सवालों की बुनियाद FIA की एक मुबैना रिपोर्ट है जो कि के इलेक्ट्रिक और अबराज ग्रुप की करप्शन के बारे में है। इस मुबैना रिपोर्ट को लहराते हुए गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इल्जाम लगाया कि तहरीक इंसाफ और अबराज ग्रुप में मुकमुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान अबराज ग्रुप को सहूलत फराहम कर रहे हैं और यूं कराची के अवाम का खून चूसा जा रहा है।
पीटीआई का अपना, FIA का अपना रिपोर्ट कि इमरान खान का ATM, अबराज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक का जो करप्शन है, आज तक रियासत पाकिस्तान ATM, इमरान खान, अबराज ग्रुप को फैसिलिटेट कर रहा है। आज तक के इलेक्ट्रिक और अबराज ग्रुप का PTI का मुखमुका की वजह से वो कराची के अवाम के खून चूस रहे हैं। आज तक 1 रुपया नहीं दिया है। अरबों रुपए का गैस खा चुके हैं, उनका कोई एग्रीमेंट ही नहीं है गैस लेने का। ये बहुत ही बड़ा करप्शन स्कैंडल है। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो साहब ने इसे एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल करार दिया। कहा कि के इलेक्ट्रिक ने अरबों रुपए की गैस इस्तेमाल की और इसकी अदायगी नहीं की, कोई मुआहदा तक नहीं किया गया। लेकिन नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जिस FIA की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं और जिसकी कॉपी उन्होंने खुद मीडिया को जारी की है, इसके मुताबिक तो जो कुछ भी हुआ वो खुद पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। जब के इलेक्ट्रिक की निचकारी की गई, उस वक्त तय हुआ था कि गैस कंपनी से गैस फराहमी का एक मुआहदा किया जाएगा, लेकिन सुई सदन गैस कंपनी के इलेक्ट्रिक को मुआहदे के बगैर ही गैस देती रही और मुआहदे की अदम मौजूदगी में इसके लिए अपने पैसे रिकवर करना मुमकिन नहीं रहा। रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक का रिकॉर्ड कहता है कि इसने 2011 से 2013 तक 56 अरब रुपए की गैस इस्तेमाल की, जबकि सुई सदन का रिकॉर्ड कहता है कि के इलेक्ट्रिक ने 65 अरब रुपए की गैस इस्तेमाल की। यानी 9 अरब रुपए का फर्क तो यहीं पड़ चुका है और ये 9 अरब रुपए का फर्क के इलेक्ट्रिक ने अपने खातों से ही गायब कर दिया। इंक्वायरी से यह मालूम भी हुआ कि मार्च 2012 में मोहम्मद अमीन राजपूत नामी एक शख्स जो सुई सदन में इंटरनल ऑडिटर था और वही शख्स 2008 से 12 तक के इलेक्ट्रिक में भी ऑडिटर के तौर पर काम कर चुका था और अपनी साबिका कंपनी को फायदा पहुंचाने में इसका किरदार वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। FIA की मुबैना रिपोर्ट जो बिलावल भुट्टो साहब ने जारी की, इसके मुताबिक नाज़रीन, लेट पेमेंट सरचार्ज छुपाने में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कंपनी कमीशन SECP का किरदार वो रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए। 2012 से 2018 तक सिर्फ लेट पेमेंट सरचार्ज की मद में ही 49 अरब रुपए के करीब रकम बनती है और के इलेक्ट्रिक के बिल की मद में असल रकम तक नहीं दे रहा जो 31 अरब रुपए है। यूं नाज़रीन, के इलेक्ट्रिक ने कुल मिलाकर सुई सदन के 79 अरब रुपए देना है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि कंपनी को गैर मामूली माशी रियायतें दी गई। 2009 से 10 के दौरान के इलेक्ट्रिक को गैस के बजाय तेल दिया गया, लेकिन के इलेक्ट्रिक से इसकी इजाफी कीमत तकरीबन 5 अरब रुपए वसूल ही नहीं की गई, बल्कि यह कीमत हुकूमत पाकिस्तान खुद अदा करती रही और वो हुकूमत जो पीपल्स पार्टी चला रही थी। यही नहीं नाज़रीन, के इलेक्ट्रिक गैस हासिल करने की मिकदार भी बढ़ाता चला गया। रिपोर्ट कहती है कि 2008 में अबराज ग्रुप ने के इलेक्ट्रिक का कंट्रोल संभाला और इस वक्त से ये कंपनी नादहिंदा है, डिफॉल्टर है। बिलावल भुट्टो की फराहम करदा रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे के बगैर गैस फराहमी पर जिम्मेदारी तो फिर सुई सदन गैस पर भी आयद होती है और नेपरा पर भी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि नादहिंदा होने के बावजूद इसने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल नहीं किया। किसी यूटिलिटी कंपनी को गैस फराहमी ओगरा की जिम्मेदारी होती है, इसलिए मुआहदा कराना और अदम फराहमी पर जुर्माना करना भी ओगरा का ही काम होता है। ये सारी बातें इस मुबैना FIA रिपोर्ट में लिखी है जो बिलावल भुट्टो खुद सामने लाए और इन सारी बातों का ताल्लुक पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत से। फिर बिलावल भुट्टो साहब मीडिया से इंसान बनने का मुतालबा क्यों कर रहे हैं और किस बुनियाद पर कर रहे हैं? ये तो ड्रामा तमाशा जो PTI का है करप्शन पे, अब इंसान बने और थोड़ा सा अनबायस तरीके से ये रिपोर्ट करे। इमरान खान ने खुद करप्शन किया, मीडिया चुप। शुगर पे करप्शन, आटा पे करप्शन, तेल पे करप्शन, हर पाकिस्तानी का जेब पे डाका। मीडिया खामोश, हम करप्ट है, ये फरिश्ते। मैं तो हैरान इस बात पर हूं कि ये इश्यूज तो उठाए ही मीडिया ने थे। तेल पर करप्शन हो रही है, आटा चोरी हो रहा है, चीनी नहीं मिल रही है, तमाम चीजें आप तक पहुंची किस तरह, ये बातें तो मीडिया ने उठाई। बिलावल भुट्टो साहब ने जो मुबैना तौर पर FIA की रिपोर्ट जारी की है वो तमाम की तमाम उन रुकूम के बारे में है जो कि इलेक्ट्रिक ने अदा करनी है। जो 2008 में अबराज ग्रुप ने के इलेक्ट्रिक का कंट्रोल संभाला था, उस वक्त मुल्क में तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी। इस रिपोर्ट के सफ़ा 7 पर एक जुमला लिखा है कि अबराज ग्रुप के सरबराह आरिफ नकवी के वज़ीर आज़म इमरान खान से ताल्लुकात।
वो न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीबी दोस्त हैं बल्कि इलेक्शन में PTI को बहुत ज़्यादा फंड देने वालों में शामिल है। ये बात भी ज़राए के हवाले से दर्ज है, यानी किसी किस्म की तहकीकात सामने नहीं आई हैं। इसके बावजूद बिलावल भुट्टो साहब ने पूरी रिपोर्ट में से सिर्फ इस जुमले को पकड़ा और हुकूमत को इल्ज़ामात का निशाना बनाया और इन तमाम बातों को फरामोश कर दिया जो बिलावल भुट्टो साहब इस रिपोर्ट में इन्हीं के दौरे हुकूमत में होने वाले कामों के बारे में कह रही हैं। ये जो के इलेक्ट्रिक की रिपोर्ट है, जो के इलेक्ट्रिक से कराची में तबाही हो रही है, उसका मलबा और उसकी एक्सेप्टेंस तो लें कि आपकी गवर्नमेंट में इस शीट को जिसकी पार्टी का चेयरमैन उठा के रिपोर्ट दे रहा है, उस रिपोर्ट के अंदर पीपल्स पार्टी की करप्शन की दास्तान खुलेआम नजर आ रही है। और फिर हमें कहा जा रहा है कि हमने धोखा किया है, तो धोखा तब भी था, धोखा आज भी कर रहे हैं, रिपोर्टर भी आप झूठ बोल रहे हैं। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो साहब ने मीडिया को एक चैलेंज भी किया कि बिलावल भुट्टो का मुतालबा यह है कि अगर मीडिया ने अपनी गैर जानिबदारी साबित करनी है तो FIA की रिपोर्ट पर प्रोग्राम करके दिखाए। प्रोग्राम सर इस वक्त चल रहा है, लेकिन सुने बिलावल साहब ने क्या कहा था। ये FIA का रिपोर्ट है। अगर मीडिया को कोई इरादा है अनबायस बनने का, इस पे आप जरा एक प्रोग्राम करके दिखाएं, एक प्रोग्राम करके दिखाएं। प्रोग्राम तो मीडिया करता है, सवाल भी करता है, हुकूमत वक्त से भी करता है। अभी आगे देखिएगा, अभी इंशाल्लाह हम PTI के नुमाइंदे से भी पूछेंगे ये क्या है। खुद हमने कितने प्रोग्राम्स ऐसे किए हैं जो मौजूदा हुकूमत के दौर में एक स्कैंडल्स पर मबनी है। गैस की ओवर बिलिंग पर हमने प्रोग्राम किया, अद्वियात की कीमतें बढ़ने पर हमने प्रोग्राम किया, खाने पीने की चीजें महंगी हुई हमने प्रोग्राम किया, आटा चीनी स्कैंडल हुआ हमने प्रोग्राम किया। हम तो सवाल उठाने की हिम्मत है, लेकिन सवाल बिलावल भुट्टो साहब से भी होगा कि जो रिपोर्ट आप लाए हैं इसमें के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैस कंपनी को पैसे ना देने का जिक्र है, और जब ये सब हो रहा था उस वक्त आपकी हुकूमत थी, मरकज में भी सिंध में भी। बात करेंगे, मौजूद हैं सूबाई वजीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहनुमा जनाब सईद गनी साहब। गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ सर, ये जब रिपोर्ट बिलावल भुट्टो साहब इसके बारे में ब्रीफिंग दे रहे थे और चैलेंज कर रहे थे कि इसको अनबायसनेस का सबूत देते हुए इस पर प्रोग्राम किया जाए, सर ये रिपोर्ट उन्होंने खुद पढ़ी थी उस वक्त? क्योंकि इसमें तो साफ नजर आ रहा है कि अबराज ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट, उनका डिफॉल्ट होने से लेके SNGPL और अबराज ग्रुप के दरमियान किसी भी सेल एग्रीमेंट का ना होना, ये सब कुछ तो आपके दौरे हुकूमत में शुरू हुआ सर। देखिए, एक तो मुझे अगर पता होता ना आपने इस पे कर रहे हो तो मैं ज्यादा और डिटेल्स लेकर आ जाता और आपसे आपकी बड़ी तसल्ली करवा देता, लेकिन बहरहाल जो चीजें मुझे पता है वो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। एक तो मेरा ख्याल है कि ये कहना कि बिलावल साहब ने नहीं पढ़ा होगा, ये उनके मिजाज के खिलाफ है। वो जो चीज मीडिया के सामने लाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं, उसकी पूरी मालूमात उनके पास होती है। और अगर ये जो बात आप कह रहे हैं, हमें यही बात अगर हमें डर होता, छुपानी होती तो बहुत आसान था, उसका तस्करा ही नहीं करते। लेकिन अगर 2009 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और एक प्राइवेट पार्टी जो गालिबन अल जुमैया थी, जिसके पास के इलेक्ट्रिक जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में था 73% शेयर के साथ, और वो बाद में ट्रांसफर हो गया ये आरिफ नकवी साहब को, अबराज ग्रुप को, तो वो एक ट्रांजेक्शन एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को हुई थी और वो 2009 में हुई, इससे बिल्कुल मैं इनकार नहीं कर रहा। लेकिन अगर 2009 में कोई एक डील हुई है तो उसके बाद 2013 से तो हमारी हुकूमत नहीं है उस मुल्क में, 7 बरस गुजर गए हैं। तो अगर हमने कोई हमारे वक्त में कोई ऐसी चीज हुई और जिसमें कोई एक मुआहिदा हुआ कि जिसके तहत कुछ चीजें तय पाई, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस मुआहिदे को बुनियाद बनाकर के इलेक्ट्रिक जो है वो पैसे ही ना दे SSGCL के या किसी और सरकारी इदारे के, अगर उनके ऊपर लाइबिलिटीज बनती है तो वो ना दें। ये बिल्कुल ऐसी कोई बात बनती नहीं है। ये दूसरी बात ये है कि मैं नहीं समझता कि किसी शख्स के जहन में ये शक व शुबा भी है कि अबराज ग्रुप या आरिफ नकवी साहब जो हैं वो PTI के बहुत बड़े फाइनेंसर हैं और उन्होंने उनके इंतखाबी अखराजात में अरबों रुपए जो हैं वो खर्चा उठाया है। और ये बात सिर्फ रेहाम खान की किताब नहीं कहती, बल्कि इमरान खान साहब खुद भी कई मौक़ों पर लोगों के सामने इस बात का इजहार कर चुके हैं। और उसके अलावा भी अगर आप PTI की हुकूमत के जो जब तक आरिफ नकवी साहब पकड़े नहीं गए थे, पाकिस्तान में थे, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी मीटिंग्स जो थी उसके अंदर आपको ये पेश नजर आते थे और हर डिसीजन मेकिंग के अंदर इनका किरदार होता था। तो PTI से अबराज ग्रुप को या आरिफ नकवी साहब को अलहदा नहीं किया जा सकता। और इमरान खान साहब ये बरमला कहते थे कि इन्होंने हमारे अखराजात इलेक्शन में उठाए और इनके कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सर एक सवाल यहाँ पैदा होता है। देखिए, ये जो 79 बिलियन के एरियर्स है ना सर,
ये कोई एक रात में तो बने नहीं। इमरान खान की हुकूमत आई और इतने एरियाज बन गए। आपकी हुकूमत खत्म होने तक भी 2013 तक 37 बिलियंस के एरियाज इनके जिम्मे थे। अच्छा सर, यहां पे हैरानी की बात यह है कि जब इनका मुआहदा नहीं हुआ, इनका और SNGPL का कोई सेल एग्रीमेंट नहीं था। एक बात ये सबसे बड़ी सवाल उठता है कि आपके दौर में SNGPL के दरमियान और KESC के दरमियान कोई सेल का मुआहदा क्यों नहीं था? एक बात। दूसरा सर, ये इनको अलाउ था 10 mm CFD की गैस रोजाना की बुनियाद पे। आपके दौर में सर बढ़ते बढ़ते 2013 में इनको 168 mm CFD की गैस मिलना शुरू हो गई बगैर किसी मुआहदे के। तो सर ये सवालात तो फिर आपकी गवर्नमेंट पे उठते हैं, नेपरा किधर था, SCCP किधर था, ओगरा क्या कर रहा था? सर मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि अभी असद उमर साहब आए थे कराची जी सर, और उन्होंने कहा कि हम जो लोड शेडिंग है, गैर एलानिया लोड शेडिंग है, वो खत्म हो जाएगी इतवार से। और उन्होंने साथ में ये कहा कि जो इजाफी गैस के इलेक्ट्रिक को दरकार थी हम वो भी दे रहे हैं, और जो फर्नेस ऑयल उनको मजीद दरकार था हम वो भी उनको दे देंगे। अब अगर कराची में बिजली का बहरान पैदा होता है तो कोई भी हुकूमत हो तो उसे बिजली और गैस और फर्नेस ऑयल उनको देना पड़ता है। फर्नेस ऑयल देना या गैस देना जुर्म नहीं है। मैं ये समझता हूं कि अगर हमारे दौर में, आप बता रहे, मैंने वो पेपर देखा नहीं कि 37 अरब रुपए उसमें लिखा है, तो आज अगर वो 79 बिलियन या शायद उससे भी ज्यादा होगा, तो अगर इस बुनियाद पर तो नहीं छोड़ सकते कि जी 2009 में जो मुआहदा आपका हुआ था चूंकि उस वक्त हो गया था इसलिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, हमने 2013 तक तो आप हमारे गले में डालेंगे। लेकिन 13 से लेके आज तक 7 बरस गुजर गए हैं, तो क्या PTI की हुकूमत जो इस वक्त बैठी है मरकज में उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? मैं तो ये कहता हूं कि शायद हम फिर भी कुछ ना कुछ कर रहे होते, लेकिन PTI की हुकूमत बिल्कुल कुछ भी नहीं करेगी जब आरिफ नकवी साहब के खिलाफ या उनके किसी इदारे या ग्रुप के खिलाफ, इसलिए कि वो जाती तौर पर उनकी जमात या इमरान खान साहब उनके एहसानों तले दबे हुए हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब सईद गनी साहब, आपने आके इस पे मौक़िफ़ दिया। लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद हम कुछ ऐसी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे जिनका ताल्लुक खित्ते से है। खित्ते से किससे मुराद, यानी कि हमारे यहाँ क्या होने जा रहा है। मजीद नाज़रीन इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। कोई कागज आए इसकी बुनियाद पर इल्जाम लगा दो, कोई कान में कोई बात कर दे इसकी बुनियाद पर तूफान उठा दो, जो बात छुप जाए इसे सबूत करार दे दो। तहरीक इंसाफ के सब रहनुमाओं की ये आदत पुरानी है। वफाकी वजीर अली जैदी गैंगस्टर उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट सामने लाए थे, तो उज़ैर बलोच के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए एतराफ़ी बयान का जिक्र भी करते थे और दावा करते थे कि जो बातें उनकी लाई हुई GIT में दर्ज हैं, वही बातें खुद उज़ैर बलोच अपने एतराफ़ी बयान में कर चुका है। लेकिन अब खबर यह है कि उज़ैर बलोच अपने एतराफ़ी बयान से ही इनकारी हो गया। कह रहा है कि मैंने तो कोई एतराफ़ी बयान दिया ही नहीं है। ये जो बयान हल्फी आप सबके पास है, पेज नंबर 7 में उज़ैर बलोच साहब फरमाते हैं, सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर वजीर आला सिंध कायम अली शाह और फरियाल तालपुर से मिला, अपने खिलाफ हेड मनी खत्म करवाने का कहा, जो कि फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी के कहने पर खत्म कर दी गई। वफाकी वजीर अली जैदी ने जो कागजात कौमी असम्बली में लहराए, जिन कागजात की बुनियाद पर कस्में उठाई, इल्जामात लगाए, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कागजात अली जैदी के पास कैसे आए इसका भी इन्हें खुद पता नहीं। वो कागजात जिनकी बुनियाद पर इल्जामात की इमारत खड़ी की गई थी, वो कोई नामालूम मोटरसाइकिल सवार एक लिफाफे में अली जैदी के घर छोड़ गया। उस वक्त अली जैदी घर में मौजूद नहीं थे। जब उन्होंने लिफाफा खोला तो उसमें उज़ैर बलोच और निसार मुराई की GIT रिपोर्ट्स मौजूद थी और ऊपर दर्ज था बेस्ट ऑफ लक। अली जैदी ने इन दस्तावेजात पर एतबार कर लिया जिसके लाने वाले का भी इन्हें इल्म न था, और फिर कोई भी तस्दीक किए बगैर इल्जामात लगा दिए। इन दस्तावेजात की बुनियाद पर ही अली जैदी ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। ये बात हैरान कुन है कि वफाकी वजीर को जो मुतालबा अपनी हुकूमत से करना चाहिए, अपनी हुकूमत के मातहत इदारों से करना चाहिए, वो ये मुतालबा सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं। तो एक तरफ वफाकी वजीर अली जैदी खुद अपनी पार्टी और पार्टी के इत्तेहादियों से भी कोई सवाल नहीं करना चाहते, बल्कि ये जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट पर ही डालना चाहिए। लेकिन अब जाकर मालूम हुआ है कि अली जैदी के इल्जामात की जड़ पर जो कागजात थे वो तो नामालूम शख्स की तरफ से फराहम करदा थे, गैर मुसद्दिका थे। यही तनकीद पीपल्स पार्टी की जानिब से भी की जा रही है। अली जैदी की बात ना करें, उसको लोग गेट पे चीजें दे जाते हैं अनसाइंड, रात को आता है कोई मोटरसाइकिल पे उसको दे जाता है कागज, और अगले दिन से वो उसको कुरानी सहीफा मान के और सबको आप लोगों को
बताते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने कमजोर बुनियादों पर इल्जामात लगाए हों, सबूतों की अदम मौजूदगी पर इल्जामात लगाए हों। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात केस बनाया गया तो भी तमाम सबूत मौजूद होने का दावा किया गया, लेकिन राना सनाउल्लाह की जमानत हुई और वो सबूत फराहम न। ANF ने तमाम सबूत अदालत में जमा किए। क्या सबूत है वो? मेरे पास बात तो सुने। तमाम सबूत, तमाम वो जो फैसलाबाद से जो बंदा अरेस्ट हुआ और उसके बाद हमें लीड्स मिलती रही, फिर इस गाड़ी की मूवमेंट फुटेजेस, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं ये बैग मेरा है, इसके अंदर तमाम चीजें मेरी हैं। किसको कहा? वहां पे ANF को। प्राइम मिनिस्टर को क्या सबूत दिखाया आप? वो तमाम जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सखर मुल्तान मोटरवे मंसूबा सीपैक के तहत बनाया गया। हुकूमत के एक वजीर मुराद सईद इस मंसूबे पर करप्शन के इल्जामात लगाते हैं और हुकूमत के ही एक और वजीर कहते हैं कि सीपैक के खिलाफ एक मंसूबे के तहत मुहिम चलाई जा रही है। मुल्तान सक्कर जो मोटरवे है उस प्रोजेक्ट की तफसीलात और उसमें एक जो किरदार है वो है एहसन इकबाल, जावेद सादिक और शरीफ बरादरान। ये इस प्रोजेक्ट के किरदार है। पाकिस्तानी खजाने को नुकसान कितना पहुंचा इसमें? 60 से 70 अरब का। इसमें तो कोई शक नहीं कि सीपैक के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वो कैंपेन जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी चली, वो पाकिस्तान के बाहर भी चली। मौजूदा हुकूमत साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी पर इल्जाम लगाती है कि उन्होंने कतर से महंगी LNG का सौदा किया। नाज़रीन, फिर इसी हुकूमत के वजीर मान भी जाते हैं कि वो रेट्स बाकी रेट से ज्यादा नहीं थे। तहरीक इंसाफ ये ख्वाब भी दिखाती थी कि पाकिस्तानियों का 200 अरब डॉलर्स का जो है वो एक असासा बाहर पड़ा हुआ है और इमरान खान वजीर आजम बनते ही ये रकम वापस ले आएंगे। बाद में खुद असद उमर ने माना कि 200 अरब डॉलर्स की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अब इमरान खान वजीर आजम बनने से पहले ये इल्जाम भी लगाया करते थे और बगैर किसी सबूत के लगाया करते थे कि जब नवाज शरीफ पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो सरहदों पर कशीदगी और दहशतगर्दी बढ़ जाती है। ये बात उन्होंने 13 जुलाई को एक ट्वीट में की थी। मीडिया गुफ्तगू में इमरान खान ने यह भी कहा था कि नवाज शरीफ भारत और इसराइल लॉबी को खुश कर रहे हैं। सरहदों पर कशीदगी तो अब भी है। अब इमरान खान इस कशीदगी की क्या वजह बताएं? नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा केस में तहरीक इंसाफ दावा करती थी कि इसके पास तमाम सबूत हैं, लेकिन जब वो सबूत अदालत ने पेश किए तो मालूम हुआ कि तहरीक इंसाफ अखबारी खबरों को सबूत करार दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, PTI के अखबारी तराशे सबूत नहीं, इनके अगले दिन पिकौड़े बिकते। इमरान खान ने यह भी कहा था कि पानामा लीक्स पर खामोशी इख्तियार करने के लिए इन्हें 10 अरब रुपए की पेशकश की गई और यह पेशकश शहबाज शरीफ के करीबी साथी ने की थी। इस इल्जाम पर शहबाज शरीफ ने इमरान खान को कानूनी नोटिस भेजा था। इमरान खान 2013 के इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया करते थे। इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते थे 35 पंक्चर। इससे इनकी मुराद थी कि 35 मकामात पर धांधली की गई। कितने ही साल इमरान खान 35 पंक्चर का इल्जाम लगाते रहे और एक दिन कह दिया कि वो तो सियासी बयान। क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ हर सुनी सुनाई बात पर शोर मचा देती और इल्जाम लगाने से पहले तहकीक तक की जहमत नहीं करती? जवाब लेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा फर्रुख हबीब साहब से। फर्रुख साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। यही सवाल है मेरा। सर, तय करते, इल्जाम लगा देते हैं, इल्जाम लगाने के बाद आप कार्रवाई नहीं करते, जिन पे इल्जाम लगा आज वो दंदनाते फिर रहे हैं, वजह क्या है सर? देखें, यकीनन बात यह है कि इल्जाम की नौयत को भी देखा जाता है, मामलात को देखा जाता है। जैसे आपने अली जैदी साहब के हवाले से बात की, तो ये तो कराची बदअमनी केस का मामला है कि एक पॉलिटिकल जमात, सियासी जमात जो है वो अपना मसल्ला जत्थे बनाए हुए हैं, विंग्स बनाए हुए हैं। उज़ैर बलोच जैसे दहशतगर्दों की जो है वो सरगना बने हुए थे और JIT भी आपके सामने आ गई, उसके अंदर उनकी तस्वीरें भी सामने आ गई। अब इसका केस ये अदालतों के अंदर है, ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। अब इसके ऊपर अगर अली जैदी साहब ने इसको हाईलाइट किया है तो बहुत बार आप ही के जो कलीग्स हैं, मीडिया के एंकर्स हैं, वो उस JIT को बार बार जो है वो हाईलाइट कर चुके हैं। मैं ही समझता हूँ कि इनके ऊपर जाहिर बात है इन्होंने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है और ये केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे भी। जहां तक रही बात, आपने कहा एहतसाब के हवाले से मामलात है, तो वो एहतसाब में नैब उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है और नैब जब कोई चीज मीडिया के ऊपर टेकअप होती है, मीडिया पे सामने आती है, नैब इंक्वायरी करता है, रेफरेंस बनाता है, तो उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। सियासी जमातों का काम है। हम तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी कहते हैं कि अगर उनके पास कोई ऐसा मामला है तो वो उसको हाईलाइट कर दे। तो मैं ये समझता हूं कि सियासी जमातों का काम ये होता है, या हुकूमत के अंदर हम नैब को डिक्टेट नहीं कर सकते या नैब अदालत को जाके डिक्टेट नहीं कर सकते। नहीं सर, नैब की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है सबूत की। लेकिन मैं समझता हूं JIT वाला मामला देख लें। अली जैदी साहब 164 के बयान को कोट कर रहे थे जो कि उज़ैर बलोच का 164 का बयान था।
वो अपने बयान से ही मुकर गया, आज के बयान मैंने दिया नहीं। एक बात। दूसरी बात ये कि आपको नहीं लगता ये सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है फारूक हबीब साहब? क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी या उज़ैर बलोच इतनी ही बड़ी मुजरिम है कराची में बदअमनी की, तो उतना बल्कि उससे ज्यादा हिस्सा एमक्यूएम का भी कराची में बदअमनी का रहा है। और एमक्यूएम के मुसल्ला जत्थे, एमक्यूएम के टारगेट किलर्स, बत्ताखोर, बल्दिया टाउन फैक्ट्री की जीआरडी पे तो बात नहीं की जाती। देखें बात ये है कि आज मुझे बताएं कि अल्ताफ हुसैन कहां पर हैं, या अल्ताफ हुसैन की जो मानने वाले थे वो आज कहां पर हैं? आज अल्ताफ हुसैन तो सीन के ऊपर मौजूद नहीं है। अगर जो एमक्यूएम पाकिस्तान के जो लोग आज असम्बलियों में बैठे हैं, जिन लोगों को कराची के लोगों ने मुंतखब करके भेजा है, अगर आज उनके ऊपर भी कोई इल्जाम है, उनके ऊपर भी अगर वो मुलव्वस हैं तो कार्रवाई करें। हमारे अंदर कोई मुलव्वस है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन ये क्या बात हुई? अगर अली जैदी कराची बदअमनी के हवाले से बात करते हैं, अगर अली जैदी बदअमनी के हवाले से बात करते हैं तो उसको ये बना दिया जाता है कि नहीं, कराची बदअमनी के जिम्मेदार उज़ैर बलोच या पीपल्स पार्टी नहीं है, शायद अली जैदी है। लेकिन ये बात नहीं है। पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत, उस वक्त के कायम अली शाह वज़ीर आला, उस वक्त की फरियाल तालपुर साहिबा, उनके मिनिस्टर्स कादिर पटेल, ये तमाम लोग जो हैं वो उज़ैर बलोच के जलसों में जाते थे, उज़ैर बलोच को घरों के अंदर दावत में बुलाते थे, उज़ैर बलोच से ये काम लेते रहे। आज ये किस तरह अपने आप को अलग कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि ये JIT इतना अरसा इन्होंने क्यों छुपा के रखी? अगर ये मुलव्वस नहीं थे, आज अगर ये सामने आई है, मंजर आम पर आई है, तो ये अदालतों में पेश होगी और अदालतों के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल ठीक है। ये मैं सर इस पर ना हम जरा जेनेरिक बात कर रहे थे, मैं स्पेसिफाइड नहीं था JIT पे, क्योंकि और भी बड़े ऐसे बयानात हैं जिन पर दावा किया गया पर साबित नहीं किया गया। 200 अरब डॉलर हों बाहर से आने वाले, 35 पंक्चर हों, मुख्तलिफ तर्ज के इल्जामात हों। जो कहने का मकसद सर ये था कि सबूतों के साथ अगर इल्जाम लगाया जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं है। अली बात ये है, नहीं, अली बात ये है, जब आपने जो बात की 35 पंक्चर्स की बात की, तो वो इलेक्शन के तनाजुर के ऊपर था। उसके ऊपर एक पूरा धरना हुआ, उसके ऊपर पूरा सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया, उस कमीशन की रिपोर्ट आई, उसकी 42 सिफारिशात आई। ये हमारी जदोजहद के नतीजे के अंदर था। दूसरी बात ये है कि जो आप बात करते हैं बैरून मुल्क में पैसे, क्या इस मुल्क के पैसे बैरून मुल्क नहीं गए? क्या ये एवन फील्ड के महलात जो हैं या जो बैरून मुल्क दौलत लूट के गए हुए बाहर नहीं गई? क्या वो जो 40 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आए एक सेटलमेंट के नतीजे में, वो भी पाकिस्तान का पैसा जो बाहर पड़ा हुआ था? क्या इस मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती थी? नवाज शरीफ वगैरह क्या कर रहे हैं? आज नवाज शरीफ जिस महल में बैठे हैं, क्या उसकी मनी ट्रेल दे सकते हैं? कतरी खत का मजाक मैं तो नहीं उड़ाता रहा, आप भी उड़ाते रहे हैं। उस कतरी खत का मजाक, जाली ट्रस्ट डीड आपके भी सामने थी। तो ये वो तमाम तर चीजें हैं जिन तनाजुर के अंदर ये बयानात दिए गए हैं, तो उनके तो शवाहिद भी मौजूद हैं, उनकी तो मनी ट्रेल भी मौजूद नहीं है। जो ये मानते हैं ये फ्लैट्स हमारे हैं, आप मुझे बताएं कि एक वजीर आजम जो है वो स्विस अथॉरिटीज को पता नहीं लिखता, सुप्रीम कोर्ट के आला अदलिया की हुक्म की खिलाफवर्जी करता है, वो नाअहल हो जाता है। जिस वजह से आपको कौम ने वोट दिया और आपको इक़्तिदार में लेकर आए कि ये लूटा हुआ पैसा वापस आएगा। सर, इनका लूटा हुआ पैसा आपने क्या वापस लाना था जो आपके अपने लूट के, चीनी से लूट के, आटे से लूट के चले गए, पेट्रोल से लूट के चले गए? हम तो सर वो भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। देखें, बात ये है कि हमने तो, मुझे आप ये बताएं कि ये तो हमारा क्रेडिट है कि पाकिस्तान के अंदर शुगर मिलें नवाज शरीफ की भी थी, आसिफ अली जरदारी की भी थी। आज तक शुगर माफिया था, किसने इंक्वायरी कराई? इंक्वायरी करवा के इंक्वायरी पब्लिक भी नहीं करवाई। 20 अरब रुपए की सब्सिडी शायद खाकान अब्बासी ने दी, किसी को पता ही नहीं था इस चीज का, जो एक रात के अंदर एक कलम की जुम्बश से उसने दे दी थी। हम ये तमाम हकाइक सामने लेकर आए हैं। आज वही माफिया जो है वो कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे लेता है, कभी सिंध हाई कोर्ट से स्टे लेता है, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको खत्म कर दिया। हम तो एक माँ का मुकाबला कर रहे हैं। ये माफिया मुख्तलिफ हीले बहानों से, मुख्तलिफ स्टे ऑर्डरों के पीछे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। चाहे इसके अंदर कोई भी शामिल हो, वो तमाम तर लोग उस मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। ये वज़ीर आज़म इमरान खान का ही अज़म है कि आज आप देखें कि वो लोग जो माजी में एक दूसरे के दुश्मन थे, जो फायदा आवाम को हो रहा है, उसको जरा बात कर लेते हैं फारूक साहब। सर, मुझे ये बता दें कि जब नोटिस लिया आपने, और उससे पहले आटे की कीमत क्या थी और आपकी कार्रवाई करने के बाद आटे की कीमत क्या हो गई? चीनी की कीमत क्या थी जब नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद कीमत क्या हो गई? तेल की कीमत जब आपने कम की और 4 दिन पहले आपने कम, मतलब 4 दिन पहले बढ़ा दिया, अभी अनाउंस नहीं हो रहा था। मुझे सर ये बता दें कि आपकी उस कार्रवाई का नतीजा ये निकलता है कि माफिया ज्यादा मजबूत हो जाता है, कीमतें बढ़ जाती? देखें, बात ये है, या मुझे आपने 3 शोबों की बात की, तीनों पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखें, बात ये, जब आप चीनी की बात करते हैं
तो चीनी के अंदर जो है वो आज आपका किसान, उसको पहली बार जो चीनी की स्पोर्ट प्राइस थी वो उसको पूरी मिली है, बल्कि उससे ज्यादा जाके उसको मिली है। यानी 180 रुपए हुकूमत की तरफ से ही थी, किसान को 220-240 रुपए मिली है। पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के दौर में उनको पूरी कीमत भी नहीं मिलती थी, पैसे भी 2-2 साल नहीं मिलते थे। आज किसी किसान का जो है वो हमने बैकलॉग नहीं रहने दिया। शरीफ खानदान की मिलें आज भी पेमेंट नहीं करती उन लोगों को। दूसरी बात आप सुने, जो आप शुगर की बात कर रहे हैं, हम तो सर 90 अरब रुपए चीनी वाले लूट के ले गए आवाम की जेबों से, सर वो वापस कब देंगे? मेरा तो सिंपल सा यही सवाल था। खैर वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।